बीएड और डीएलएड करने के बाद जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है नौकरी करने का। सरकारी नौकरी कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, इन सब का हमारे हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। इस बीच में बच्चे ढूंढते हैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने का एक अपना ऑप्शन। वहां पर आपके सामने दो बड़े चैलेंज आते हैं। एक आता है कि हम इंटरव्यू में क्या तैयारी करके जाए, और दूसरा ये कि हम सैलरी क्या मांगे। क्योंकि सैलरी को लेकर आपके ऊपर पहले से ही दो चार ठप्पे कॉलेज वाले, स्कूल वाले, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी वो लगा के रखते हैं। स्कूल वाले क्या बोलेंगे, अरे आप तो अभी फ्रेशर्स हैं, आपने तो जस्ट अभी बीएड की है, तो आपको हम कैसे रखें, हमें तो एक्सपीरियंस वाला चाहिए था। दूसरा, आपका तो सीटेट नहीं है। तीसरा, हमें तो ये सब्जेक्ट चाहिए था, आपका तो ये सब्जेक्ट है। हमें तो इंग्लिश मीडियम चाहिए था, आप तो हिंदी मीडियम है। ये सब साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेले जाते हैं ताकि आप सैलरी मांगने से पहले ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाए। यानी अगर आप घर से सोचकर आए थे कि मुझे 30,000 मांगनी है, ये सब बातें सुनने के बाद आप 20,000 ही बोल पाएंगे, और वो भी बिना कॉन्फिडेंस के, और इसी बात का फायदा उठाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सब तो चलता रहता है, रियलिटी हम चेंज नहीं कर सकते। अपनी तरफ से क्या हम बेस्ट करके जाए इंटरव्यू के लिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहली बात, मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है, बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद सीखी है, कुछ इंटरव्यू लेने के बाद सीखी है। तो पहला जो एक्सपीरियंस आपका, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। देखिए, बिना वर्दी के, बिना ड्रेस के आपका इंप्रेशन अलग पड़ता है, और इंटरव्यू एक ऐसा काम है जिसमें आपको पहली बार में ही इंप्रेशन डालना है। बहुत बार हमारे मन में क्या आता है कि मैं तो टैलेंटेड हूं, मैंने तो अपने विषय पर, अपने सब्जेक्ट पर पूरी महारत हासिल की है, मेरे कपड़े नहीं बताएंगे कि मैं कैसा हूं। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन जहां पर सिर्फ आपको एक बार में ही इंप्रेशन बढ़ाना पड़े, वहां आपका ड्रेसिंग सेंस, वहां आपका आउटलुक काफी मायने रखता है। तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, ड्रेसिंग सेंस का बड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने ड्रेस अच्छी नहीं पहनी तो आप अच्छे टीचर नहीं होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आपको इंटरव्यू देना है, पहली बार में सेलेक्ट होना है, पहला इंप्रेशन आपका है, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस भी स्कूल में आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं वो किस बोर्ड से एफिलेटेड है, वो सीबीएसई से है या कोई स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड है, उसको पहले देख लीजिए। उस वैकेंसी में, जैसे मान लीजिए आप टीजीटी के लिए जाने वाले हैं, तो उस पोस्ट में जो आपका सब्जेक्ट है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं हिंदी सब्जेक्ट का। मान लीजिए मुझे टीजीटी हिंदी के लिए जाना था और मैंने इस स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए जाना था, तो इस स्कूल को मैंने देखा कि ये हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड है, तो मैं उसका सिलेबस पहले देख कर जाऊं। उस सिलेबस के अंदर क्या क्या सवाल बन सकते हैं मेरे सब्जेक्ट के, मैं उसको देख कर जाऊं। अगर ऑन द स्पॉट मुझे बोला जाए कि चलिए डेमो दिखाइए, तो मैं कौन सा चैप्टर ऐसा है जो डेमो के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं, वो प्रिपेयर करके जाइए। इससे क्या होगा, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने पैनल आपके सामने बैठा है प्राइवेट स्कूल के अंदर, मोस्टली वहीं के सीनियर टीचर होते हैं। तो वो आपसे अपना ही जो उनका एरिया है, यानी जैसे अगर कोई हिंदी का ही पीजीटी मुझसे सवाल करेगा, तो वो जो हिंदी का वहां पे चल रहा है सिलेबस, उसी में से सवाल करने की वो ज्यादा मेरे सामने कोशिश करेगा, क्योंकि वो देखने वाले हैं कि मुझे इस सिलेबस के बारे में कितना पता है। अगर आप सीबीएसई के लिए जाएंगे तो उसका सिलेबस देख के जाइए, वहीं से अपने सवाल तैयार कीजिए, और वहीं से अपना डेमो एक मन में तैयार करके जाइए कि अगर मुझे बोला जाए कि ऑन द स्पॉट की चलिए आप एक डेमो दिखाइए, तो ब्लैंक ना हो जाऊं। कुछ मेरे पास होना चाहिए कि हाँ मैं इस बारे में डेमो दिखा सकता हूं। दो चीज ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी जरूरी, जो भी जवाब दे आज के टाइम पर उसे एनईपी और एनसीएफ से जोड़ दीजिए। आपको पता है आजकल पूरे एजुकेशन सिस्टम में एनईपी 2020 का बोलबाला है। दुनिया भर की वर्कशॉप इसके ऊपर एफडीपी चलती रहती है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी जवाब देंगे उसे जोड़ दीजिए, लिंक कर दीजिए एनईपी के साथ। एनईपी का डॉक्यूमेंट आपका अवेलेबल है इंटरनेट पे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, उसे पढ़कर जाइए। अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप लैंग्वेज के हैं तो लैंग्वेज को लेकर वहां पर क्या बोला गया है, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं उसको लेकर क्या वहां पर कुछ स्पेशल बात बोली गई है, नया स्कूल स्ट्रक्चर जो आया है उसके साथ जोड़ दीजिए अपने जवाब को, जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया है उसके साथ जोड़ दीजिए। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, सामने वाले को लगेगा कि आपको अपने फील्ड का अपडेटेड नॉलेज है। तो इन सब के साथ अपने सवाल के जवाब को जोड़ते हुए चलिए। नंबर 4, बड़ा जरूरी ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी बात पर पैनल आपसे डिसएग्री करता है कि नहीं साहब हम आपकी ये बात नहीं मानते, आपने जो बोला है हम इससे अग्री नहीं करते, या फिर जो आपने बोला ये ऐसे नहीं होता ऐसे होता है, तो पोलाइटली अपनी बात को वहां पर विराम दे दीजिए, उनकी बात को स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ बोलना है, मुझे अपना पॉइंट रखना है, तो पोलाइटली रखिए, वहां पर किसी भी तरह की बहस से बचिए। दूसरा,
कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट सिस्टम को लेकर वहां पर मत दीजिए कि अरे ये तो एनईपी बना दी, ड्राफ्ट बन गया, पता नहीं कब अप्लाई होगा, ये तो सर बनते रहते हैं, पता नहीं लागू होगा भी कि नहीं, ये सब किताबी बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। ऐसे नहीं बोलना, बोलने के तरीके हैं। आपको बोलना है कि किताबी बात का मतलब है ऑन पेपर डॉक्यूमेंट आपका बन गया है, जमीन पर हकीकत में लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब आपको ये दिखाना है कि आप रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट है, ना कि आप ब्लेम गेमर है, यानी दूसरों पर ब्लेम नहीं डालते, आप सिस्टम पर ब्लेम नहीं डालते, क्योंकि वो आपको इस हिसाब से भी जज करेंगे कि कल को स्कूल में अगर कोई बात होती है तो क्या ये व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा या किसी दूसरे पर डाल देगा। तो आपको अपना एटीट्यूड भी वहां पर पॉजिटिव रखना है। और नंबर 5, सैलरी की मेन बात, जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न अपने सामने आता है कि बताइए सैलरी क्या लेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में एक नया कैंडिडेट जो अभी बीएड करके गया, उसके लिए सबसे मुश्किल सवाल है कि मैं सैलरी को लेकर क्या बोलूं, क्योंकि उसे भी मार्केट का पता भी नहीं है कि क्या सैलरी मांगी जानी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है। तो ऐसे में आपके लिए सेफ साइड पहले तो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप उनको ही बोल दे कि जो भी आपके स्कूल का नियम है, जो भी सैलरी को लेकर स्टैंडर्ड आपके नियम बने हुए हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे ज्यादा कम है तो आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम केस में होता है कि आपकी इस बात पर वो अग्री हो जाए। वो आपके ऊपर ही जोर डालते हैं कि आप बताइए आपको कितनी सैलरी लेनी है। तो ऐसे केस में आप सेफ साइड के लिए जो भी सैलरी बोलेंगे, वो मैंने बताया स्कूल की पहले रिसर्च कीजिए कि स्कूल की संस्था कितनी पुरानी है, कितने बच्चे हैं, किस तरह का उनका आपको एनवायरमेंट लगता है। तो आप जो भी बोलेंगे वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अगर आप 20,000 बोलते हैं, 30 बोलते हैं, 40 बोलते हैं, 50 बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मेरे दोस्त 5,000 से लेकर 50,000, 80,000, 1 लाख तक की भी सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि स्कूल कैसा है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उनका विजन क्या है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कमेंट सेक्शन में कई बच्चे लिखते हैं कि नहीं 9,000, 10,000 से ज्यादा कोई नहीं देता। हाँ, आपके वहां पर नहीं दे रहा होगा, जिस स्कूल में आप गए हो वहां कोई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में कोई नहीं देता, पूरे देश में कोई नहीं देता, देते हैं लोग, लेकिन डिपेंड करता है कि वो संस्था कैसी है। तो आप उसकी रिसर्च करके सैलरी बोलिए, जो भी सैलरी बोलेंगे उसे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तो ये 5 बातें ध्यान में रखिए, ड्रेसिंग सेंस से लेकर सैलरी मांगने तक की बात जो है, उसके बीच में आपको नेगेटिविटी से बचना है। आपको जो भी स्कूल की एफिलिएशन है, उस बोर्ड के साथ आपका जो सिलेबस है उसको देखकर जाना है, और उसको एनईपी और एनसीएफ के साथ लिंक करना है। अगर आप इतना सब करते हैं तो आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएंगे। कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।